हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा हमारी स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक ही वाक्य को मैंने 3 बार लिखा है, रोको मत जाने दो, और दूसरे में लिखा है रोको मत जाने दो, और तीसरे में लिखा है रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है इसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है, अर्थ स्पष्ट ही नहीं होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोककर जाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतने पहले वाक्य में नहीं होती है। हिंदी में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं जो इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। यह वाक्य की समाप्ति पर खड़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है, जैसे मनीषा दूध पीती है, और दूसरा उदाहरण है वह छत से गिर गया। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसे भी कह सकते हैं कि वाक्य के रूप में प्रश्न होने पर उसकी समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क्या मनीषा दूध पीती है? तुम कहाँ जा रहे हो? अब है विस्मय चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे मनीषा इतना दूध मत पी, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। अब है अल्प विराम। जहाँ पर कम देर के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़े वाक्यों के बीच में किंचित विराम के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे मनीषा, अर्चना और विकास दूध पीते हैं, और दूसरा है अच्छा अब मैं चलता हूँ। अर्धविराम। समान उपवाक्यों के अंत में अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। आमतौर पर अर्धविराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसे मनीषा ने दूध, अर्चना ने पानी, विकास ने दूध और पानी दोनों पिया। अगला देखते हैं। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। अब है योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे मनीषा धीरे धीरे दूध पीना चाहिए, और नेक्स्ट है जय पराजय, लाभ हानि, धन दौलत, मान मर्यादा इत्यादि। अब है उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन,
वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अगला है, तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कोष्ठक कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी शब्द के दूसरे रूप या अर्थ के लिए कोष्ठक लगाया जाता है। जैसे भारतवर्ष मीन्स हिंदुस्तान, या ये भी कह सकते हैं, आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ। सामर्थ्य मतलब शक्ति, यानी आपकी शक्ति को मैं जानता हूँ। इसके अलावा और कई विराम चिन्ह होते हैं जो इस प्रकार हैं: निर्देशक, कोष्ठक, हंसपद, रेखांकन, लाघव चिन्ह और लोप चिन्ह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना वाक्य अपना ठीक ठीक भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।